मुसल्ला अफराद में से एक आदमी बस के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक आगे वाले दरवाजे से ऊपर चढ़ा और डपट कर बोला, कोई हरकत न करे, तुम सब एक एक करके नीचे उतर जाओ, कोई आदमी अपना सामान नहीं उठाएगा। फिर उसने ड्राइवर के सामने वाली सीट पर बैठे हुए अधेड़ उम्र शख्स से कहा, चलो तुम नीचे उतरो। वो शख्स लरसता कांपता उठा और तकरीबन घिसटता हुआ नीचे उतर गया। दो मुसल्ला अफराद ने फुर्ती से उसकी तलाशी ली और उसकी नकदी, घड़ी और अंगूठी छीनकर उसे एक तरफ धक्का दे दिया। सारे मुसाफिर उसी की तरफ मुतवज्जे थे। उसी वक्त मैंने कंडक्टर को देखा। उसने बस में खड़े हुए डाकू को बहुत खफीफ से इशारे के जरिए जमींदार की तरफ मुतवज्जे किया। उसके इशारे पर मैंने भी जमींदार की तरफ देखा। उसने गैर महसूस अंदाज में अपनी जेब में हाथ डाल लिया। डाकू चीख कर बोला, खबरदार। उसने अपनी क्लैशनकोफ का रुख जमींदार की तरफ कर दिया। बोला, अपने दोनों हाथ सर पर रख लो। जमींदार ने घूर कर डाकू की तरफ देखा और अपने हाथ सर पर रख लिए। डाकू बोला, अभी नीचे आ जाओ बाबा, तुझे तो गुस्सा भी आता है। जमींदार उसे घूरता हुआ उठा और नीचे उतरने लगा। उतरते उतरते डाकू ने उसकी पुश्त पर जोरदार लात रसीद कर दी। वो औंधे मुंह गिरा तो बाहर खड़े हुए डाकू ने पुश्त से उसकी गर्दन पर पैर रख दिया और गुर्रा कर बोला, हमें आंखें निकालता है। अरे बाबा, जिंदा रहने से बेजार हो गया है क्या? खड़ा हो जा। उसने जमींदार की गर्दन अपने जूते से मसल दी। वो अकड़ कर खड़ा हो गया। बहुत जीदार आदमी था। जानता था कि वो डाकू किसी भी लम्हे उसे गोली मार सकते थे। उसके बावजूद वो नफरत और हिकारत से उन्हें घूर रहा था। उन लोगों ने उसकी तलाशी ली तो नकदी के अलावा उसकी जेब से छोटा सा एक पिस्टल भी बरामद हुआ। वो लोग पिस्तौल देखकर पागलों की तरह हंसने लगे। उनमें से एक हंसते हंसते बोला, इस खिलौने पर इतनी अकड़ दिखा रहा था। जमींदार सख्त लहजे में बोला, अकड़ तो तुम लोग दिखा रहे हो इन खिलौनों पर। अगर मर्द हो तो एक एक करके खाली हाथ मुझसे मुकाबला करो। डाकू ने अचानक उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बोला, अरे मर्द का बच्चा, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। लगता है तुझे मरने का ज्यादा ही शौक है। ये कहकर उसने अपनी क्लैशनकोफ शाने से उतार ली। मैंने तैमूर को मखसूस इशारा किया। मैं उस जीदार आदमी को मरते हुए नहीं देख सकता था। मेरा इशारा पाते ही तैमूर जल्दी से खड़ा हो गया। डाकू ने चौंक कर उसे देखा तो तैमूर ने जल्दी से अपनी छोटी उंगली का इशारा किया और इंग्लिश में बोला, प्लीज, मैं बहुत शदीद तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। उस वक्त तैमूर के चेहरे पर ऐसी मिस्कीनी थी कि डाकू ने उस पर बिल्कुल शुबा न किया और उसे नीचे उतरने का इशारा किया। बाहर वाला डाकू क्लैशनकोफ का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि एक धमाका हुआ और क्लैशनकोफ वाला उछलकर औंधे मुंह गिर गया। किसी की भी समझ में ना सका कि हुआ क्या है। सिर्फ मैं जानता था कि तैमूर ने काम दिखा दिया है। मैंने बिजली की सी तेजी से रिवॉल्वर निकाला और बस में खड़े हुए डाकू की खोपड़ी में सुराख कर दिया। बस के पिछले दरवाजे पर खड़ा हुआ डाकू बदहवास होकर झाड़ियों की तरफ भागा। उस वक्त तक तैमूर ने तलाशी लेने वाले दूसरे डाकू को भी ठिकाने लगा दिया था। ये देखकर पगड़ी वाले ने झाड़ियों में छलांग लगाई और गायब हो गया। बस में चढ़ने वाला दूसरा डाकू भी जान बचाने में कामयाब हो गया था। मैं अपनी सीट से उठा और मरने वाले डाकू की लाश फलांगता हुआ एक जस्त में नीचे आ गया। पगड़ी वाला गालिबन उनका सरगना था। मैं उसे बचकर निकलने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने भी अंधाधुंध झाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। उसूली तौर पर मेरी ये हरकत खुदकुशी के मुतरादिफ थी। अगर डाकुओं का कोई साथी झाड़ियों में घात लगाए बैठा होता तो वो बहुत आसानी से मुझे शिकार कर सकता था। झाड़ियों में घुसते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं एकदम जमीन पर गिर गया और छिपकली की तरह रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक मुझे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज लम्हा बलम्हा दूर होती जा रही थी। मैंने तवील सांस लिया और उठकर खड़ा हो गया। डाकुओं का सरगना मेरे हाथ से निकल गया था। झाड़ियों में किसी जगह उसका घोड़ा मौजूद था। सूरत हाल तब्दील होते ही वो भाग निकला। अब पैदल तो दूर की बात है, मैं घोड़े पर भी उसे नहीं पकड़ सकता था। वो उसी इलाके का रहने वाला था, उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ होगा। मैं उसके मुकाबले में यहाँ अजनबी था। मैंने हाथ झाड़े और थके थके अंदाज में झाड़ियों से निकल आया। डाकुओं की लाशें देखकर पहली दफा मुझे खतरे का एहसास हुआ। बस के मुसाफिर लाशों को यूं ही छोड़कर तो नहीं जा सकते थे। वो लोग यकीनन पुलिस से राब्ता कायम करेंगे। हम में से कोई पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि हम इस बस को छोड़कर पैदल या किसी दूसरी सवारी में सफर करेंगे। लुटने वाला आदमी और जमींदार मुर्दा डाकू की तलाशी लेकर अपनी नकदी और घड़ियां लेना चाहते थे, मगर चंद समझदार मुसाफिरों ने उन्हें रोक दिया। वही समझदार लोग अब हमारे लिए खतरा बनने वाले थे। वो लोग बस को भी यहीं रोके रखना चाहते थे। जाहिर है वो आदमी भी उनके लिए अहम था जिसने उन डाकुओं को हलाक किया था। अचानक मेरे जहन में वहां से गुलू खलासी की एक तरकीब आ गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता बस की तरफ बढ़ा। बहुत से मुसाफिर नीचे उतर आए थे। वो लोग मेरी और तैमूर की तारीफ कर रहे थे। एक आदमी बोला, ये गोरे हैं तो काफिर, मगर बहुत जीदार हैं। देखते ही देखते इन्होंने 3 डाकू मार दिए। दूसरा आदमी बोला, हाँ साईं, इसमें क्या शक है, इसकी जीदारी देखो। वो डाकू पकड़ने के लिए अकेला उन झाड़ियों में घुस गया था। मैं उनकी बातें सुनता हुआ बस में चढ़ गया
और शाजिया से इंग्लिश में बोला, चलो नीचे उतरो, हम किसी दूसरी सवारी में जाएंगे। इस सारी कार्रवाई में मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे। इतनी देर में सड़क पर एक बस, मुख्तलिफ समतों से आने वाली कारें और जीपें जमा हो गई थीं। गाड़ियों वाले दरियाफ्ते हाल के लिए अपनी गाड़ियों से नीचे उतर आए थे। मैंने आहिस्तगी से शाजिया को मुखातिब किया, कहा, तुम किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट की बात करो, लोग तुम्हारी बात जल्द मान लेंगे। उनसे टूटी फूटी उर्दू में ही बातचीत करना, गाँव के ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं। शाजिया नीचे उतरकर एक पजेरो की तरफ बढ़ गई। इस दौरान में कुछ लोगों ने सड़क के बीच में पड़ा हुआ दरख्त का तना उठाकर एक तरफ फेंक दिया। रुकावट दूर होते ही सड़क पर खड़ी गाड़ियां रवाना होने लगी। मैंने शाजिया को देखा, वो पजेरो वाले से बात कर रही थी। फिर उसने मुड़कर मुझे देखा और अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैंने इशारे से तैमूर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, शाजिया ने लिफ्ट के लिए गाड़ी रोक ली है, सामान उठाओ और खामोशी से यहाँ से निकल चलो। फिर मैंने बुलंद आवाज में कहा, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, पुलिस को लेकर अभी आते हैं। तैमूर ने सूटकेस और शोल्डर बैग उठाया और तेजी से गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। एक शोल्डर बैग मैंने अपने शाने पर लटका लिया था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने मुझे रोकना चाहा, मैंने उन्हें कुछ कहने का मौका ही न दिया। पजेरो में सिर्फ एक ही आदमी था। वो चेहरे मोहरे और हुलिये से पढ़ा लिखा लग रहा था। हम दोनों के बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। शाजिया हमसे पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। मैंने ड्राइवर से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने शुस्ता और रवा इंग्लिश में कहा, मैं गोट सदराबाद तक जाऊंगा, वैसे जहां आप जाना चाहें मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई कि वो वाकई तालीम याफ्ता था। मैंने खुश दिली से कहा, आप जहमत न करें, हमें वहां से कोई टैक्सी तो मिल जाएगी ना? मैंने सादगी से पूछा। मैं जानता था कि इस इलाके में टैक्सी मिलना नामुमकिन है। उसने हंसकर कहा, नहीं जनाब, यहाँ टैक्सी नहीं होती, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ड्रॉप कर दूंगा। आप लोग जाएंगे कहाँ? मैंने कहा, हम जमाली साहब के गोट जाएंगे, उनके मेहमान हैं। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोक दी और सर्द लहजे में बोला, सॉरी, आप लोग यहाँ उतर जाएं। मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछा, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? वो बोला, जमाली से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है, मुझे अफसोस है कि। शाजिया ने कहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ उतर जाते हैं, आप यहाँ तक लेकर आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वैसे अपनी बातचीत से तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, बल्कि आला तालीम याफ्ता लगते हैं। ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा, बाज मामलात में हमें जाहिल बनना पड़ता है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। मैंने शोल्डर बैग उठा लिया। मैंने देखा तैमूर कुछ कर गुजरने के मूड में था। मैंने इशारे से उसे मना किया और हम लोग खामोशी से उतर गए। ड्राइवर ने एक दफा फिर माजरत की और रवाना हो गया। हम तीनों उस वीरान इलाके में खड़े रह गए। तैमूर झुंझला कर बोला, अब क्या करोगे? तुमने मुझे रोका क्यों? हम उसकी गाड़ी पर कब्जा करके इत्मीनान से जमाली के गोठ पहुंच सकते थे। मैंने भी झुंझला कर कहा, कभी अपनी खोपड़ी भी इस्तेमाल किया करो। इस इलाके में कितने लोगों के पास पजेरो जैसी कीमती और जदीद गाड़ी होगी। वो गाड़ी जहां जहां से गुजरती हम लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते, उसमें हम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे। इस हालत में अगर हम गिरफ्तार होते तो दहशतगर्दी की सारी वारदातें हमारे खाते में डाल दी जाती। शाजिया ने कहा, इस बहस को छोड़ो, आइंदा के बारे में सोचो। उधर से आने वाली किसी बस में सवार होने में खतरा है। हमारी बस के मुसाफिरों में से कोई आने वाली बस में भी हो सकता है। खेतों की तरफ जाने में भी खतरा है। उधर डाकुओं से मुठभेड़ हो सकती है। अब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी होगी जहां 3 डाकू मारे गए हैं। अब वो 2 गैर मुल्की मर्दों और एक औरत को तलाश कर रहे होंगे। शाजिया ठीक कह रही थी। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। मैंने तैमूर से कहा, पुलिस को 3 गैर मुल्कियों की तलाश है ना, तो हम भी देसी बन जाते हैं। फिर हम अलहदा-अलहदा जमाली के गोठ पहुंच जाएंगे। तुम और शाजिया मुझसे अलग हो जाओ, इस तरह किसी को हम पर शुबा नहीं होगा। शाजिया ने इस तजवीज पर एहतजाज करना चाहा, मगर मैंने उसे झिड़क दिया। आधे घंटे में हम तीनों बदले हुए हुलियों में थे। मैं और तैमूर शलवार सूट में थे। हमारे सरों पर अब सिंधी टोपियां थीं और कंधे पर अजरकें लिपटी हुई थीं। शाजिया ने भी ढीला ढाला शलवार सूट पहन लिया था। उसके सर पर बड़ा सा दुपट्टा था। ये कपड़े हमने एहतियातन अपने बैग में रख लिए थे। मेन रोड पर आकर हम एक दूसरे से जुदा हो गए। शाजिया और तैमूर वहीं किसी बस के इंतजार में खड़े हो गए। मैं शोल्डर बैग अपने शाने से लटका कर आहिस्ता आहिस्ता वहां से रवाना हो गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। मैं खाली उस ज़हनी के आलम में आगे बढ़ता रहा। यूं ही चलते हुए 1 घंटा गुजर गया। अब तक मेरे नजदीक से 2-3 बसें और कई गाड़ियां गुजरी थीं, मगर मैंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की थी। मेरा इरादा था कि पैदल ही किसी बस्ती तक पहुंचूंगा और एक रात वहां गुजार कर सुबह जमाली के गोठ की तरफ रवाना हो जाऊंगा। फिर चलते चलते मुझे खुद ही ख्याल आया कि मैं आखिर इतनी परेशानी उठाकर जमाली के गोठ क्यों जा रहा हूँ। उसने वाज़े तौर पर तो कुछ कहा भी नहीं था। अगर उसके पास ग्लोरिया के बारे में कोई इत्तला न हुई तो मेरी सारी मेहनत अकारत जाएगी। हो सकता है जो बात उसकी नजरों में अहम हो, मेरे नजदीक उसकी अहमियत ही ना हो। खैर, देखा जाएगा, मैंने सर झटक कर सोचा। अचानक मुझे अपने पीछे से आहट सुनाई दी। मैंने घूम कर देखा। एक बैलगाड़ी खिरामा खिरामा चली आ रही थी। सूरज गुरूब हो चुका था और अंधेरा तेजी से फैल रहा था।
बैलगाड़ी अभी मुझसे खासे फासले पर थी। गाड़ीबान ने लालटेन रोशन करके गाड़ी के नीचे लटका ली थी। फिर बैलगाड़ी मेरे कुछ और नजदीक आ गई। अब मुझे बैलों के गले में पड़ी हुई घंटियां भी सुनाई दे रही थीं। मैं कच्चा रास्ता छोड़कर दोबारा सड़क पर आ गया ताकि बैलगाड़ी गुजर जाए। हाईवेज पर उमूमन बैलगाड़ियां और गधा गाड़ियां कच्चे रास्तों पर ही चलती हैं। उनके चलने से कच्चे रास्तों पर पहियों के निशान बन जाते हैं। बैलगाड़ी मेरे नजदीक आई तो मैंने उसका जायजा लिया। उसे एक बूढ़ा सा आदमी चला रहा था। उसके पिछले हिस्से में घास फूस और मटर की फलियां भरी हुई थी। उन्हीं के दरमियान छोटा सा एक घड़ा भी रखा हुआ था। घड़ा देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि मुझे शदीद प्यास लगी है। मैंने आवाज देकर गाड़ीबान को रोक लिया। कहा, बाबा जरा रुकना। गाड़ीबान ने फौरन गाड़ी रोक ली और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, बाबा अगर तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे पिला दो, मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, पानी बहुत है बेटा। पीछे खिसक कर घड़े में से पानी निकालते हुए बोला, इधर आराम से बैठ कर पियो। उसने पीतल के कटोरे में पानी निकाल कर गाड़ी के नीचे बंधी हुई लालटेन निकाली और उसकी रोशनी में पानी का जायजा लेता हुआ बोला, पानी हमेशा देख कर पीना चाहिए, तुम खड़े क्यों हो? इधर आकर गाड़ी में बैठ जाओ और आराम से पानी पियो। मैंने उसके हाथ से कटोरा ले लिया और गाड़ी के तख्ते पर टिक कर पानी पीने लगा। मैंने सोचा इस बूढ़े ही से लिफ्ट ले लूं, ये सबसे महफूज तरीका था। मैंने कटोरा उसे वापस करते हुए कहा, तुम किस तरफ जा रहे हो बाबा? बूढ़े ने कहा, मैं गोठ आलमपुर जा रहा हूं बेटा। मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूं बाबा, रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूट लिया है, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है, अब गोठ जमाली जा रहा हूं। अगर तुम नाराज ना हो तो मैं कुछ दूर तक तुम्हारी गाड़ी पे बैठ जाऊं। बूढ़े ने फराख दिली से कहा, बैठ जाओ बाबा बैठ जाओ। मैं गाड़ी पर सवार हो गया। उसमें प्याल और घास का ढेर था। मैं उसी ढेर में जगह बनाकर बैठ गया और प्याल के ढेर से पुष्ट लगाकर मैंने पांव फैला दिए। मुझे आराम मिला तो खुद ब खुद मेरी आंखें बंद होने लगी। जब इंसान मुतमईन हो तो उसे नींद आ ही जाती है। मैं भी न जाने कब सो गया। अचानक धचके से मेरी आंख खुल गई। चारों तरफ घुप अंधेरा था। चंद लम्हों तक मुझे याद ना सका कि मैं कहाँ हूँ। अचानक बूढ़े गाड़ीबान की आवाज सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। वो किसी से कह रहा था, मैं गरीब आदमी हूँ बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका है? मैंने गैर महसूस अंदाज में गर्दन घुमाकर सड़क की तरफ देखा। अंधेरे में कोई गाड़ी खड़ी थी और दो आदमियों के हयूले बैलगाड़ी के पास दिखाई दे रहे थे। फिर कोई करख्त लहजे में बोला, तुमने रास्ते में दो मर्दों और एक औरत को तो नहीं देखा? बूढ़े ने जल्दी से कहा, नहीं साईं, मुझे रास्ते में कोई भी नहीं मिला। वही करख्त आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? बूढ़े ने कहा, मेरी गाड़ी में पलाल और फलियां हैं। आवाज आई, गाड़ी में और कौन है? उसका सवाल सुनकर मैं चौकन्ना होकर बैठ गया। मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर उस जेब की तरफ बढ़ गया जिसमें रिवॉल्वर था। बूढ़े ने कहा, गाड़ी में मेरा भतीजा है साईं। मुझे दूसरी आवाज सुनाई दी, यहाँ वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है, वो हरामजादे शायद जंगल की तरफ निकल गए हैं। पहली आवाज आई, अगर उधर गए होंगे तो अब तक कादिर के आदमियों के हत्थे चढ़ गए होंगे, जंगल का वो इलाका तो कादिर का है। फिर वो बातें करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। उनकी गाड़ी रवाना हो गई तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया, फिर दोबारा आंखें मूंद ली। थोड़ी देर के बाद गाड़ी हरकत में आ गई और बैलों के गलों में पड़ी हुई घंटियां बजने लगी। मुझे बरसों पहले का सफर याद आ रहा था जो मैंने अम्मी और नाना जी के साथ तांगे में किया था। मैं भी अजीब तकदीर लेकर पैदा हुआ था। होश संभालते ही मुझे जान बचाने के लिए फरार होना पड़ा। उस वक्त से लेकर आज तक मैं मुसलसल दौड़ रहा था। सुकून का एक मुख्तसर सा दौर उस वक्त मेरी जिंदगी में आया था जब मैं अम्मी के साथ रहता था। फिर अपना सुकून मैंने खुद ही बर्बाद कर डाला। अचानक गाड़ीबान की आवाज पर मैं चौंक उठा। वो मुझे ही आवाजें दे रहा था, मेरा गोठ आ गया है बेटा। मैंने आस्तीन खिसकाकर रेडियम डायल वाली घड़ी में वक्त देखा। रात के 2 बज रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा अगर मुझे एक रात सर छुपाने को ठिकाना मिल जाए तो? वो बोला, मैं तो खुद तुमसे यही कहने वाला था। इस वक्त तुम कहाँ जाओगे? मेरे घर चलो, सुबह यहाँ से चले जाना। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा घर तो बड़ा नहीं है, मगर तुम तो मेरे मेहमान हो और मेहमान की खिदमत करना तो फर्ज है। ये कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं दिल ही दिल में हंसा। मेहमान में और जबरदस्ती के मेहमान में बहुत फर्क होता है। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अंधेरे में एक गांव के आसार दिखाई दिए। इक्का दुक्का घरों में चिराग टिमटिमा रहे थे, वरना पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव में दाखिल हुए तो कुत्तों ने हमारा इस्तकबाल किया। वो खासे खूंखार कुत्ते थे और अगर मैं गाड़ी से बाहर होता तो मिनटों में मेरी तिक्का बोटी कर देते। मैंने कुत्तों के गौल कराची में भी देखे हैं, मगर वो कुत्ते किसी अजनबी पर हमला करने की बजाय आपस में लड़ते मरते रहते हैं। आज तक मेरी समझ में उनकी खसलत नहीं आई। सिंध के कुत्ते इतने खूंखार हैं कि सूरज गुरूब होने से पहले गोठ में दाखिल होना जरूरी होता है। कुत्ते कुछ दूर तक हमारे पीछे आए, फिर शायद बूढ़े को पहचान कर वापस चले गए। अंधेरे में उनकी आंखें अंगारों की तरह दमक रही थीं। कुत्तों के शोर शराबे से गांव के 2-3 घरों के दरवाजे खुले फिर बंद हो गए। घरों के मकीन बूढ़े को देखकर मुतमईन हो गए। बूढ़े ने एक बोसीदा से घर के सामने गाड़ी रोकी
गाड़ी रुकते ही घर का दरवाजा खुला और मुझे बूढ़ी सी एक औरत दिखाई दी। उसके हाथ में लालटेन थी। उसने बूढ़े को देखा, बोली बड़ी देर लगा दी वापसी में। फिर वो मुझे देखकर चौंकी और बोली ये कौन है? बूढ़े ने थके हुए अंदाज में कहा मुसाफिर है, सुबह चला जाएगा। फिर मुझसे बोला ये मेरी बीवी है भाग भरी, तुम अंदर आ जाओ, मैं बैलों को खोल कर अभी आता हूँ। मैंने भाग भरी को सलाम किया और अपना शोल्डर बैग उठाकर घर में दाखिल हो गया। वो मुझे लेकर अंदर पहुंची। उस मकान में एक ही कमरा था। वहां आड़ी तिरछी 3-4 चारपाइयां पड़ी हुई थी। एक चारपाई पर अजरक ओढ़े कोई सो रहा था। दूसरी चारपाई यकीनन उस बूढ़ी की थी। उस पर फटी पुरानी रल्ली बिछी हुई थी। सुरहाने मैल और तेल से चीकट एक तकिया भी था। तीसरी चारपाई पर बिस्तर नहीं था। बूढ़ी औरत ने लालटेन एक कुंडे पर लटकाई और जल्दी से टूटा फूटा टीन का एक बक्स खोलकर निस्बतन बेहतर रल्ली निकालकर पलंग पर बिछा दी। उसने नहीफ आवाज में कहा बैठो बेटा। मैं आहिस्ता से बैठ गया। मुझे वहां बिठाकर वो औरत कमरे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। वो दरवाजा शायद सहन में खुलता था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी बान भी खांसता हुआ गया। उसके हाथ में छोटी सी एक पोटली थी। मुझे देखकर वो बोला जूते उतार कर आराम से बैठो बेटा। फिर वो चौंक कर बोला मगर तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करता हूँ। उसने बीवी को आवाज दी भाग भरी। मैंने जल्दी से कहा इस वक्त तकलीफ मत करो बाबा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। हालांकि भूख के मारे मेरी हालत गैर हो रही थी। वो बोला तकलीफ कैसी बेटा, खाना तो मैं भी खाऊंगा। भाग भरी दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में बड़ा सा एक थाल था। उसमें आलू पालक का सालन और गरम गरम चावल की रोटी थी। रोटी पर मक्खन भी लगा हुआ था। रोटी शायद वो अभी अभी पका कर लाई थी। एल्यूमिनियम के बड़े से एक ग्लास में दूध भी था। बूढ़े ने कहा चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो। वो खुद भी शुरू हो गया। मैंने खूब डट कर खाना खाया। उस खाने में अजीब सी लज्जत थी। मैंने इससे पहले और बाद में दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाने खाए, मगर जो मजा चावल की उस रोटी और आलू पालक के सालन में था वो कहीं न मिला। खाने से फारिग होकर बूढ़े के इसरार पर मैं लेट गया। मैं रास्ते में खूब सो लिया था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस यूं ही आंखें बंद किए पड़ा था। थोड़ी देर के बाद भाग भरी ने कहा कल शाम को अल्लाह बख्श का आदमी फिर आया था। वो तारीख तय करना चाह रहा था, मगर मैंने कह दिया कि अल्लाह वसाया मोरो गया है, इसलिए कल आना। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोली तुम सुनाओ काम बना? बूढ़े की आवाज में दुनिया भर की बेबसी थी। बोला नहीं, गुलाम अली आजकल खुद परेशान है, उसके घर में चोरी हो गई है। उसकी बीवी बोली अरे ये सब पैसे न देने के बहाने हैं, हमें जब भी जरूरत होती है सबको कुछ न कुछ परेशानी हो जाती है, लेते वक्त ऐसे आ जाते हैं जैसे हम उनके कर्जाई हों। बूढ़े ने कहा इन बातों को छोड़ो भाग भरी, अब ये सोचो कि करना क्या है। वो बोली हम कर भी क्या सकते हैं, अगर हमने इनकार किया तो अल्लाह बख्श हमारा गोठ में रहना दूभर कर देगा। रईस भी उसके साथ है, हम क्या कर सकते हैं। बूढ़े ने कहा तो 10,000 के लिए अपनी बेटी को उस बूढ़े के हवाले कर दूं? मैं शहजादी को अपने हाथों से मार दूंगा, मगर उस पे जुल्म नहीं करूंगा। अचानक किसी लड़की की आवाज आई, फिर मुझे अभी मार दो बाबा। मैंने कनखियों से देखा। वो लड़की बमुश्किल 16-17 साल की थी। बहुत ज्यादा हसीन तो नहीं थी, मगर उसके चेहरे पर कशिश थी। उसने सस्ते से कपड़े की मलगजी शलवार कमीज पहन रखी थी। लंबे और घने बाल बिखरे हुए थे और आंखों में नींद का खुमार था। बूढ़े ने मौजू बदलने के लिए कहा तू जाग रही है बेटी? वो बोली हाँ मैं बहुत देर से जाग रही हूँ, सुबह होने वाली है अब्बा, अब देर मत कर, कुल्हाड़ी उठा। बूढ़े ने उसे झिड़क दिया, बोला चुप हो जा शहजादी, देख मैं तेरे लिए शहर से क्या लाया हूँ। बूढ़े ने कहा और अपनी लाई हुई पोटली खोलने लगा। शहजादी ने भर्राई हुई आवाज में कहा मैं अब किसी चीज का क्या करूंगी। वो अपना मुंह छुपा कर रोने लगी। मैं एक फैसला करके अचानक उठ बैठा। लड़की रोते रोते हैरत से मुझे देखने लगी। उसके वालिदैन भी हैरानी से मुझे देख रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा बाबा मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, शहजादी कहीं नहीं जाएगी। बूढ़े ने कहा मगर बेटा मुझ पर अल्लाह बख्श के 10,000 रुपए कर्ज हैं। उसने यूं कहा जैसे 10,000 की बजाय 10 लाख रुपए अदा करने हों। मैंने कहा 10,000 मैं तुम्हें दूंगा, मेरे पास रुपए हैं। ये कहकर मैंने अपना बैग उठाया और उसमें से 10,000 रुपए की एक गड्डी निकाल कर बूढ़े की तरफ बढ़ा दी। बूढ़ा एकदम पीछे हट गया, बोला नहीं नहीं बेटा ये मैं नहीं ले सकता। मैंने कहा बेटा भी कहते हो और मुझे गैर भी समझ रहे हो, ये मैं शहजादी को दे रहा हूँ। बूढ़े ने हिचकिचाते हुए नोट ले लिए, फिर चौंक कर बोला मगर तुम्हें तो डाकुओं ने लूट लिया था। मुझे एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। ये तो मैं भूल ही गया था कि मैंने बूढ़े को अपने लुटने की कहानी सुनाई थी। मैंने जल्दी से कहा उन्होंने सिर्फ मेरी जेब से रकम निकाली थी, बैग मैंने सीट के नीचे छुपा दिया था, इसलिए डाकुओं की नजर उस पर नहीं पड़ी। मैंने चालाकी से अपनी घड़ी भी छुपा ली थी। फिर मैं मौजू बदलने के लिए बोला अब तुम इत्मीनान से सो जाओ, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बूढ़े ने कहा अब सोने के लिए कौन सा वक्त बचा है, उजाला हो चुका है, अभी थोड़ी देर में सूरज चढ़ जाएगा, तुम आराम करो, मुझे तो अभी बहुत काम करने हैं। मैंने कहा मैंने तो रास्ते में ही अपनी नींद पूरी कर ली थी,
ये कहकर मैं बिस्तर से उठ गया। कहा मैं जरा हाथ मुंह धो लूं, यहाँ पानी तो होगा। शहजादी ने पहली दफा मुझे मुखातिब किया। बोली पानी बहुत है, चलो मैं तुम्हारा हाथ मुंह धुलाऊं। फिर वो कुछ सोच कर बोली मगर हमारे घर में साबुन नहीं है, लाना पड़ेगा अदा अली मेहर की दुकान से। मैंने जेब से पैसे निकाल कर उसे दिए। कहा तो फिर ले आओ। मकान के पिछले वाले हिस्से में मिट्टी की छोटी छोटी कच्ची दीवारें थीं। उन पर एक छप्पर पड़ा हुआ था। उस छप्पर के नीचे अल्लाह वसाया की बैल और 2 भैंसें बंधी हुई थीं। फजा में मिट्टी और गोबर की मिलीजुली बू चकरा रही थी। छप्पर में एक तरफ प्याल का ढेर था। मैं हाथ मुंह धोकर उसी प्याल के ढेर पर बैठ गया। मैं सुबह ही सुबह यहाँ से निकल जाना चाहता था मगर कुछ सोचकर अपनी रवानगी 2-3 घंटे के लिए मुलतवी कर दी। मुझे खदशा था कि अल्लाह बख्श ज्यादा रकम का मुतालबा करेगा। 9 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। साथ ही कोई करख्त आवाज में चीख कर बोला, अल्लाह वसाया घर में है क्या? बूढ़े ने कहा आ रहा हूं। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। आवाज देने वाला बेधड़क अंदर आ गया। उसकी उम्र 50 और 55 के दरमियान होगी। वो सफेद बुर्राक शलवार कमीज में मलबूस था। रंग गंदुमी था और चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। उसका कद दरमियाना और जिस्म मजबूत था। उसने बिला तमहीद कहा, हाँ भाई अल्लाह वसाया, फिर तूने क्या फैसला किया है? अल्लाह वसाया ने कहा, फैसला क्या करना है अल्लाह बख्श, मैंने तुमसे उधार लिया था, अब मुझे रकम वापस करनी है। अल्लाह बख्श ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर गैर यकीनी से बोला, रकम का बंदोबस्त हो गया? अल्लाह वसाया ने कहा, हाँ। उसने जेब में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाल ली। अल्लाह बख्श की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बड़ी मुश्किल से बंदोबस्त कर सका हूं। मैं प्याल के ढेर पर बैठा बहुत गौर से उन्हें देख रहा था। अल्लाह बख्श ने नोट लेते हुए पूछा, कितने रुपए हैं ये? अल्लाह वसाया जल्दी से बोला, पूरे 10,000 हैं, गिन कर देख लो। अल्लाह बख्श ने कहा, तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तूने 3 साल पहले मुझसे कर्जा लिया था, तो क्या अब भी मुझे 10,000 ही देगा? अल्लाह बख्श ने नोट पलंग पर फेंक दिए। बोला, अब मैं 15,000 लूंगा। अल्लाह वसाया बोला, 15,000 क्यों लेगा? क्या अब तूने सूद भी लेना शुरू कर दिया है? अल्लाह बख्श ने तंजिया लहजे में कहा, अरे बाबा सूद नहीं, मुनाफा। तू अभी मुझे 15,000 दे या फिर। मैंने अचानक दखल अंदाजी करते हुए कहा, ठीक है 15,000 ले लो। मैंने अपने बैग से 5,000 मजीद निकाल कर उसकी तरफ फेंक दिए। फिर कहा, अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहां से दफा हो जाओ। अल्लाह बख्श ने हैरत से मुझे देखा, फिर बोला, तू कौन है बाबा?